हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ कॉमन मेल और मैसेजेस है पेरेंट्स के कि उनके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो चुका है, लेकिन अब घर पर कैसे काम करें और कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। कुछ पेरेंट्स के सवाल है कि उन्होंने थेरेपी शुरू कर दी है, बट घर पर कैसे काम करना उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस हैं कि क्या उन्हें थेरेपी कराना चाहिए या फिर होम प्लान लेना चाहिए। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो आपको थेरेपी जरूर लेनी चाहिए। कोई अच्छा सा थेरेपिस्ट जो इसके पास आपके सारे सवालों का जवाब हो, जो बात को घुमाए ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और इस तरह से थोड़ा सा ढूंढ के एक अच्छा थेरेपिस्ट, ये नहीं कि थेरेपी कराना है तो किसी के पास भी थेरेपी करा लो, ऐसा नहीं है। आप कोई एक अच्छा थेरेपी ढूंढ के आप बेशक आप थेरेपी कराइए, क्योंकि अगर आप लोग दोनों वर्किंग है और काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको थेरेपी लेनी चाहिए। और अगर घर पे कोई है जो बच्चे का ध्यान रखे तो उनके लिए होम प्लान आप ले सकते हैं कि उनको कम से कम आइडिया, अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर दादी नानी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो लोग के लिए आप होम प्लान ले सकते हैं कि एटलीस्ट उन्हें समझ में आए कि बच्चे के साथ कैसे काम करना है। तो इस तरह कर सकते हैं। और घर पे कैसे करना है उसके लिए तो आप मेरे वीडियोस देख ही सकते हैं। और जो पेरेंट्स जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, अगर थेरेपी ले रहे हैं और घर पे कैसे काम करना है तो भी इसमें कवर हो जाएगा। और जो होम प्लान होता है ना, वो होम प्लान के चार्ज जो होता है, मुझे नहीं पता कि आप किस शहर में रहते हैं, लेकिन जो मेट्रोज होते हैं उसमें 30 to 50,000 होम प्लान का लोग चार्ज करते हैं। लेकिन होम प्लान में कुछ होता नहीं है। जो भी मैंने ओटी का स्टीमिंग का वीडियो बताया है, वही सारे वीडियो आपके बच्चे को ध्यान में रखते हुए वो कस्टमाइज एक होम प्लान आपको तैयार करके देंगे कि आपको ये इसके लिए ये एक्टिविटी करानी है। मतलब आपके बच्चे में कौन कौन से बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा एक्टिविटी बच्चे को कराना, तो वो आप खुद से भी फिगर आउट कर सकते हो। अगर आप खुद से करोगे तो और ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हो। तो मैंने कैसे शुरू किया था वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने से पहले, अगर घर पे आप बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं या घर पर आप बच्चे के ऊपर काम नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसा बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, तो आपको किस तरह से अपने आप को संभालना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपके बच्चे को अगर कोई भी ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, माइल्ड हुआ है, मॉडरेट हुआ है, सीवियर हुआ है, जो भी ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, सबसे पहले तो एजुकेट योरसेल्फ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे इंटरनेट पे आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बुक्स भी आते हैं। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। मतलब अपने आप को एजुकेट करना है इसके बारे में कि ये है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेन कर लेना चाहिए अपने, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे अगर कहना रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, ये बस आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। और आइडिया ऑफ ट्राइंग हार्ड, वो बस एक टाइम के बाद आपको फ्रस्ट्रेट करेगा या फिर आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक अनरियलिस्टिक एक सिनेरियो तैयार करके रखा हुआ। उससे आपको बाहर निकलना, आपको काम करना है, लेकिन अनरियलिस्टिक चीज़ों में फंस के नहीं रहना है। ये सब बस आप पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर में जब हम रहते हैं ना तो काम कम करते हैं और थकते ज़्यादा है। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड टू एनी अदर चाइल्ड। कभी भी अपने बच्चे को किसी नॉर्मल चाइल्ड या किसी अपने ही बच्चे जैसे दूसरे बच्चे स्पेशल चाइल्ड के साथ भी कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप कंपेयर करने लगोगे तो आपको लगेगा कि इसे भी माइल्ड है, उसे भी माइल्ड ऑटिज्म है, या मेरे बच्चे को सीवियर है तो उसे भी सीवियर है, वो तो इतने सारे एक्टिविटी करना शुरू कर दिया, या फिर उसमें तो इतने सारे इंप्रूवमेंट आ गए, मेरे बच्चे में नहीं आया। फिर आपके दिमाग में घूम फिर के ये थॉट आएगा कि शायद उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है, मैंने सफिशिएंट एफर्ट्स नहीं लगाया। फिर आपको ये धीरे धीरे गिल्ट में ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के अपना काम करना है। किसका बच्चा कितना सीख रहा है जल्दी, कितना कम सीख रहा है, इन सब में एकदम नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। बस अपने बच्चे पर फोकस करना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को डायग्नोसिस मिल गया, अब हम अपने लिए टाइम फिगर आउट करने के लिए खुद को टाइम नहीं देते हैं। दिमाग एकदम से थका हुआ रहता है और आपको टाइम थोड़ा चाहिए होता है अपने लिए, तो वो आप अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। उसके बाद अचानक से थेरेपी शुरू हो जाती है और बैक टू बैक कुछ समझ में नहीं आता है। तो वैसे नहीं करना है। टेक योर टाइम, अच्छे से सोचो। अगर आप डिप्रेस हो तो उसको भी टाइम दो। ये कोई खराब चीज़ नहीं है कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप डिप्रेस हो, तो ये मतलब बहुत ऐसा लगता है, बहुत कोई ऐसे जताते हैं कि अगर आप डिप्रेस हो किसी भी चीज़ की वजह से तो मतलब आप सही नहीं हो, आप स्ट्रांग नहीं हो। ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में एक वीक पॉइंट आता है और ये तो हमारे बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है। तो डेफिनेटली ये वीक पॉइंट आता है, ये तो इसको थोड़ा टाइम दो, इस चीज़ से उभरो धीरे धीरे। ये नहीं कि इसको स्किप कर देना और फिर एक्टिविटी जब कराना उस चीज़ से निकलोगे नहीं ना, तो फिर काम करोगे तो फिर वो आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तो वो एक बार उस चीज से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा कि हाँ डिप्रेस तो सब कुछ है, नहीं समझ में आ रहा, रो लो, दो लो, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी वगैरह वगैरह, जितना कुछ होता है ना, इन सब चीजों को टाइम दो। 1 महीना दो, 2 महीना दो, फिर उस चीज से निकलो। अगर उस चीज में अपना टाइम नहीं दोगे ना तो फिर क्या होगा कि एकदम फटाक से थेरेपी के लिए लेके जाओगे या घर पे काम करना शुरू करो, बच्चा नहीं सीखेगा, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो अपने आप को तैयार करने के लिए इन सब चीजों में खुद को थोड़ा टाइम दो कि हाँ अब ये सब चीज हो चुका है, मतलब एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप गो थ्रू करोगे तो एक तरह का आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ अब ये मेरे साथ हो चुका है, अब मुझे इस पर काम करना है। नेक्स्ट है कि लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग ऑन योर ओन। मतलब
खुद से अपनी चीज़ों को सुलझाना सीखो, खुद में रहना सीखो। अगर सोशल नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, किसी से नहीं मिल पा रहे हो कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में, आपके दोस्त या जो भी हो, आपके आसपास के लोग अगर टॉक्सिक है, आपको समझने के बजाय आपको समझा ज़्यादा रहे हैं, पेरेंटिंग का ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि आपको समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, एकदम ऐसे टॉक्सिक लोगों को एकदम कट करके अपने लाइफ से हटा दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए खुद का सही होना और आपके बच्चे का सही होना ज़्यादा जरूरी है। और लोग क्या करे क्या नहीं करे, एकदम से उनकी बातें आपको हर्ट ना कर पाए, ऐसा खुद को आपको बना लेना है। एकदम इग्नोर करना सीखो। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये मैं ऐसा इसलिए करी कि स्टार्टिंग में लोगों की बातों से ना मैं अपने बच्चे से ज्यादा परेशान नहीं हुई थी जितना दूसरों की बातों से मैं परेशान हो गई थी। एक तो सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, उल्टा उनका अलग ही चल रहा है। उनमें उनकी भी गलती नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो फिर क्या ही बता पाएंगे। अब मान लो कि चांद के ऊपर दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट है एक नॉर्मल इंसान है, जिसे बस इतना ही पता है कि बचपन से कि चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, तो वो चंदा को हमेशा बोलेगा कि हाँ चंदा मामा है, चंदा हमारे मामा है। बाकी दूसरा है जो वो साइंटिस्ट है, उसको पता है कि चंदा मामा नहीं है, कुछ और है। बट अब उन दोनों के बीच बातें कैसी होंगी? तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को नहीं पता होता, इसलिए वो अपने हिसाब से जो भी बोलना रहता है बोल के वो खत्म कर देता है। तो थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रख के सुन लेना है और आगे बढ़ जाना है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना है क्योंकि एडवोकेसी भी बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे कोई गलत जा रहा है तो हमें उसे थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है। बट इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान देना, उनकी बातों से मतलब खुद को परेशान नहीं करना है। कि जैसे मैं ही स्टार्टिंग में जब सानवी को लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें बच्चे पालना नहीं आता ये वो, तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी कि लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने इतने अच्छे से अपने बच्चे को इतना शौक से हर चीज मैंने किया है लोग, तो मैं परेशान हो जाती थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए था, बेकार में ही मेरी एनर्जी ड्रेन हुई थी तभी। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल भी बाद में जाके ना इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। आपको सामने वाले पे ही फिर आपको हंसी भी आएगी कि उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो और वो मतलब कुछ टाइम के बाद आपको ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके नजरिए से भी देखना शुरू कर दोगे। जब अपने आप पर आपको संयम आ जाएगा ना, तो आप उनके नज़र से भी देखना शुरू कर दोगे कि उनको नहीं पता है, तो वो अपने हिसाब से जो चाहे बोल सकते हैं। मतलब इग्नोर करना, दूसरे की बातों को लेकर ओवर थिंक ना करना, इस तरह का अगर आप में नहीं है, मेरे में तो नहीं था, तो इसलिए मुझे सीखना पड़ा ये सब कुछ मुझे सीखना पड़ा। मतलब दूसरों को इग्नोर कैसे करना है और हर चीज़ के लिए मतलब खुद को प्रायोरिटी कैसे देना, सामने वाले को ना कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें मेरे में नहीं थी। तो मैं कहूँगी कि एक आर्ट है, तो मैंने ये समय के साथ मैंने अब सीखा है। तो आप भी अगर मेरे जैसे हो तो सीखो, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है। दूसरा है कि आपको काम करने से पहले ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा पेशेंस रखने का। मतलब ये भी एक तरह का मतलब अपने लिए एक्टिविटी है। ये सब हमारे लिए काम करने से पहले, बच्चे पे काम करने से पहले ये हमारे लिए एक एक्टिविटी है कि पेशेंस रखना सीखें। मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, मैंने बहुत पेशेंस रखना सीखा है। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम इतना मेहनत करेंगे कि मतलब 6 महीने में हम बच्चे को ठीक कर देंगे, वो जो स्टार्टिंग में होता है। तो इस जुनून के साथ हम करना शुरू कर देते हैं। बट बच्चा हमें सिखाता है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब सीखना है। तो फिर वो धीरे धीरे पेशेंस आता है। एक छोटी सी चीज में जब पूरा 1 साल बीत जाता है सिखाते सिखाते ना, तो फिर धीरे धीरे ये पेशेंस डेवलप होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो कि एक ग्लास होल्ड करने के लिए आप सिखा रहे हो और बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो एक बर्नआउट ऑटोमेटिक होता है स्टार्टिंग में एकदम से। कितने भी अच्छी आप माँ होना, लेकिन फिर भी काम करते करते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेशेंस का ना, तब तक एक बर्नआउट हो जाता था। मुझे भी होता था स्टार्टिंग में, जब इन सब चीजों से मैं मतलब गो थ्रू कर रही थी। तो खुद को भी समझना, खुद को भी संभालना उतना ही जरूरी है जितना बच्चे पे काम करना। तो सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा काम करके तब बच्चे के ऊपर काम करना शुरू है। पेशेंस आप में बहुत होना चाहिए। अगर सामने वाला कोई है जिसका बच्चा 6 महीने में बहुत कुछ एक्टिविटी सीख लिया है, तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर 6 महीने में कुछ भी ना सीखे तो भी आप एकदम मतलब कि आपको वो चीज परेशान ना कर पाए। आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर लाइफ लॉन्ग भी मुझे इसका साथ देना पड़े और उसके मतलब पीछे खड़ा रहना पड़े तो मैं खड़ी रहूंगी। इस तरह का पेशेंस आप में होना चाहिए। काम तो करना ही है हमें। तो ठीक है, तो अब घर पे कैसे हमें ओटी प्लान करना है? तो ओटी के लिए सबसे पहले ना मतलब कोई भी आपको सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड जो भी ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, घर पे कुछ चीजें आपको रखनी है। बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, जैसे बहुत तरह के स्विंग, मैट, बहुत सारी चीजें लगती है। बट घर में हमें कम से कम क्या करना, अगर आपका ऐसा घर है तो एक स्विंग आप लगवा लो, एक प्लेटफॉर्म स्विंग अगर आप लगवा सकते हो घर में तो एक स्विंग लगवा लो। एक जिम बॉल होना चाहिए डीप प्रेशर के लिए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं अमेजोन पे आराम से मिल जाएंगे, वो मैं लिंक आपको डाल दूंगी, या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको काम कैसे शुरू करना है, बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे दिया, अब बच्चे के ऊपर काम करना है। तो कहाँ से शुरू करना है? कुछ ज्यादा मत सोचो कि ब्रश नहीं कर रहा, पॉटी ट्रेन नहीं हुआ, स्लीप सही नहीं है। मतलब एक एक बिहेवियर जो होता है ना, उसको बस लिखो आप। मतलब 1 हफ्ते आप बस उसका बिहेवियर लिखते जाओ, काम मत करो, बस लिखो कि सुबह उठ रहा है बच्चा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लग रही है कि वो नहीं होना चाहिए, वो लिखो। सुबह उठ रहा है, उठते साथ रो रहा है, वो भी लिखो कि उठते साथ रोज दिन वो रोता है। तो इस तरह से सारे बिहेवियर्स बच्चे के लिखने हैं। उसके बाद जो बच्चा जो भी कर रहा है, मान लो पंखे को देख के घूर रहा है, वो भी लिखो। ठीक है, लाइट को देख के
इस तरह से कर रहा है, आंखों के सामने उंगलियों को कर रहा है, उसको भी लिखो कि ये इस तरह का करता है। कुछ भी, जो भी एक छोटा से छोटा चीज कहीं पे कुछ रखा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, वो भी लिखो, सब लिखो, बिहेवियर्स बस लिखते जाओ। साथ में बस क्या करना है, स्टार्टिंग आपको जॉइंट कंप्रेशन से करना है, कुछ नहीं करना है। एक हफ्ते बस बच्चे के साथ खेलो, उसको ज्यादा प्रेशराइज मत करो, बस उसके साथ खेलो, उसको जॉइंट कंप्रेशन देना शुरू करो। स्टार्टिंग में रोएगा धोएगा, हर बच्चा अलग अलग होता है। मतलब सानवी का मैं जॉइंट कंप्रेशन देने के लिए उसके हाथ को पकड़ती थी, वो चिल्लाना शुरू कर देती थी। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें डर लगता, बस हर नया सेंसरी इनपुट लेने से पहले वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो आपको लगातार एक हफ्ता बस उसे जॉइंट कंप्रेशन दो, और कुछ नहीं। शुरुआत आप जॉइंट कंप्रेशन से करो। जॉइंट कंप्रेशन कैसे देना है वो बहुत, आप कहीं और भी वीडियो देख सकते हैं, या मेरे वेस्टिबुलर स्टिमिंग एक्टिविटी में मैंने जॉइंट कंप्रेशन कैसे देना है वो मैंने बताया। उसके बाद एक हफ्ता बस जॉइंट कंप्रेशन दिया। उसके बाद क्या करना, बच्चे को प्रेशर देना। आपका बच्चा हाइपो है, हाइपर है, जो भी है, बस उसे डीप प्रेशर देना है। पहले बस हल्के हल्के ऊपर ऊपर रोल करना है। अगर बच्चा बहुत हाइपर है, अगर रोल कर सकते हो तो रोल करने के लिए कोई भी ब्लैंकेट का यूज कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम डीप प्रेशर देने के लिए जो ब्लैंकेट आता है वो बहुत महंगा आता है, तो वो मैं कहूंगी, वो मैं नहीं लेने के लिए कहूंगी। घर में कोई मोटा चादर होगा ना, उसमें रोल करके आपको बच्चे को डीप प्रेशर देना है अच्छे से। अकेले अगर वो नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा एकदम स्ट्राइक पे बैठ जा रहा है कि मुझे लेना ही नहीं है, तो घर में जो भी हो, हस्बैंड वाइफ है या कोई और भी है, उसकी हेल्प से बच्चे को थोड़ा सा फोर्सफुली आपको रोल करना है। 4-5 दिन आप बच्चे को डीप प्रेशर दोगे, बच्चा फिर कंफर्टेबल होने लगेगा, उसे खुद अच्छा लगेगा, तो वो फिर लेना शुरू कर देगा। तो आपको स्टार्टिंग जॉइंट कंप्रेशन से और डीप प्रेशर से देना है। ऐसी छोटी छोटी एक एक एक्टिविटी ऐड करना, ये नहीं कि एकदम स्टार्टिंग ही कर दिया उसको कि आप एकदम स्पून से खाना ही खाओ, नहीं। पहले उसके सेंसरी पर काम करना। बच्चा सेंसरी, पहले क्या होता है ना कि बच्चे का सेंसरी थोड़ा फिक्स करना पड़ता है, तभी वो अलाउ आपको करेगा कि आप कुछ कर पाओ। अगर बच्चे का सेंसरी एकदम से कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो सेंसरी फिक्स करने का सबसे बेहतर तरीका है उसे जॉइंट कंप्रेशन देना, उसे डीप प्रेशर देना, और एक थेराप्यूटिक ब्रश व्हाइट कलर का है, आप देखना वेस्टिबुलर स्टीमिंग वाले वीडियो में मैंने जो बताया है, उस ब्रश से आपको ब्रश करना है। बस ये 3 चीजों से आप शुरू करो और कोई एक्टिविटी मत कराओ। उसके बाद क्या करना है, जैसा कि मैंने स्टीमिंग वाले बिहेवियर में जो भी बिहेवियर आप बच्चे का लिख के रखे हो, जितने बिहेवियर, मान लो कि एक हफ्ते में जितना बिहेवियर आप लिखो 100 बिहेवियर है, 100 में से कुछ सेंसरी का होगा, कुछ ओरल मोटर का होगा, कुछ ग्रॉस मोटर का होगा, इस तरह का बिहेवियर्स होगा, कुछ विजुअल स्टीमिंग का होगा, कुछ वर्बल स्टीमिंग का होगा। उसको आपको क्या करना है, निकाल के उसमें, जैसा कि मैंने चार्ट बनाया था स्टीमिंग वाले बिहेवियर में, वैसा आपको एक चार्ट बनाना है कि कौन सा स्टीमिंग किसमें आता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बस उसमें आपको अलग अलग उसको सेट करना है कि आपको समझ में आ जाए कि बच्चे में कौन कौन से बिहेवियर है, किसमें ज्यादा है, वर्बल स्टीमिंग ज्यादा है, विजुअल स्टीमिंग कम है, इस तरह से आपको समझ में आए। तो पहले स्टीमिंग का एक चार्ट बनाना, उसके बाद देखना बिल्कुल जाके जो मेरा ओटी वाला और स्टीमिंग वाला, वहां से आप स्क्रीन शॉट ले लो, और उसके बाद जो भी एक्टिविटी जैसा स्टीमिंग का आप अलग अलग अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने बता दिया कि ऐसे करना, बट आपके बच्चे में कितना वर्बल स्टीमिंग का हो सकता है कि 10 बिहेवियर वर्बल स्टीमिंग का और एक ही बिहेवियर विजुअल स्टीमिंग का, तो उस तरह से अपने बच्चे के लिए एक चार्ट तैयार कीजिए। 10 दिन तक बस ये 3 एक्सरसाइज आपको करवाने हैं, और वो बिहेवियर्स आपको लिखना है। उसके बाद एक दिन बैठ के आराम से उसको अलग अलग आपको डिवाइड करना है। उसके बाद जो ओटी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था कि घर पे ओटी कैसे प्लान करें, उस तरह से करके बिहेवियर पर फिर काम करना शुरू करना 1 बाय 1। मान लो आप शुरू करना चाहते हो कि पॉटी ट्रेनिंग से शुरू करना चाहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, तो आप सेंसरी पर काम करोगे ना, ऑटोमेटिक बच्चे पर फिर धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग आएगी बच्चे की, क्योंकि सेंसरी फिक्स नहीं होगा। उसका जो टच टैक्टाइल स्टीमिंग जो बच्चे का होता है, वो टच नहीं फिक्स होगा, तो वो बैठेगा ही नहीं। जो पॉट होता है उस पर वो बैठेगा ही नहीं, उसे टच से प्रॉब्लम है तो वो बैठेगी ही नहीं। फिर वर्बल स्टीमिंग फिक्स होगा, तो हो सकता है बाथरूम में जो तरह तरह के फ्लश की आवाज से, इन सारी चीजों की आवाज से उसे डर लगता है, वो थोड़ा कम होगा। उसी तरह विजुअल स्टीमिंग दोगे बाथरूम में, थोड़ा सा लाइट वाइट लगा के उसे विजुअल स्टीमिंग, जिस तरह का स्टीमिंग अगर उसे सीख करना पसंद है तो वो स्टीमिंग वहां पर दोगे। जिस तरह का सेंसरी इनपुट उसे अवॉइड करता है वो बच्चा, तो जब आप उसे पॉटी ट्रेनिंग करा रहे हो तो उस तरह का आप ध्यान रखो कि उस तरह का जो विजुअल इनपुट है वो बच्चा ना ले पाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आप काम करना शुरू करो। कितना 50,000 रुपए खर्च करके भी अगर आप कोई होम प्लान लोगे ना, तो अच्छे थेरेपिस्ट से और 50,000 खर्च करके उनका होम प्लान लो सेम यही रहता है। तो आप खुद से ही थोड़ा सा मेहनत करके फिगर आउट कर लोगे, तो आप अपने बच्चे पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। और थेरेपिस्ट आपके बच्चे को समझते समझते 6 महीने में समझेगा। आप अपने बच्चे के साथ हमेशा ही रह रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा आपको अपने बच्चे को समझने में। अगर एक बार आपने अपने बच्चे को समझ लिया ना, तो एकदम आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। वो कब हाइपर हो रहा है आपको पता रहेगा कि कैसे उसे काम डाउन करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। थेरेपिस्ट के भरोसे रहोगे तो हर चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप वर्किंग हो तो आप होम प्लान ले सकते हो, थेरेपी भी करा सकते हो। घर पे जो और पेरेंट्स हैं उनके लिए होम प्लान ले सकते हो। और अगर आप थेरेपी लेना शुरू कर दिए हो, होम प्लान कोई नहीं लिए और घर पे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो मैं हूं ना, आपकी शाहरुख खान मैं हूं ना। आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा देर सवेर होगा वीडियो बनाने में, लेकिन कोई भी डाउट हो तो मैं उसे क्लियर करूंगी। लेकिन अभी मैंने जो बताया है ना, सेम वही होता है होम प्लान में, और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा। तो अगर कोई डाउट और हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूंगी। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।